हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आर तानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स और इसके अंदर हम लोग पहुंचे हैं इसके चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने 9.1, 9.2 और 9.3 को डिस्कस करा था। पार्ट नंबर 2 में 9.4, 9.5, 9.6 पूरे हो गए थे। 9.7 का भी हमने जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड का जो साइज है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे 9.7.2 से। तो शुरुआत करने से पहले हम एक कंक्लूजन देख लें कि अब तक हमने क्या क्या सीखा है। अगर आप डीपली समझना चाहते हैं लाइन टू लाइन, आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं सारी लिंक्स डाल दूंगी। यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियोस ओवर देयर। जो भी डाउट्स हैं आप आपके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले अब तक जो हमने पढ़ा उसको रिकॉल करें। सबसे पहली चीज़, फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? जो ट्रेड हमारी कंट्री के बाउंड्रीज से बाहर होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसों के बदले में जब आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डोमेस्टिक ट्रेड यानी कि कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है वो, और इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि या फॉरेन ट्रेड यानी कि जो कंट्री के बाहर ट्रेड होता है वो, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, एकदम ही अलग हैं। एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं डोमेस्टिक ट्रेड कर रही हूँ तो मेरी चीज़ें अलग तरह से बनेंगी, मैन्युफैक्चरिंग उसका अलग होगा, इंटरनेशनली उसका अलग मैन्युफैक्चरिंग होगा। डोमेस्टिक ट्रेड में कंपटीशन कम होता है, इंटरनेशनल में ज़्यादा कंपटीशन होता है। इन शॉर्ट बोलें तो डोमेस्टिक में आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। वर्ल्ड ट्रेड में अगर हम बात करें तो इंडिया का शेयर अभी भी बहुत कम है। जितना बड़ा हमारा इंडिया है उस हिसाब से हमारा वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा उतना बड़ा नहीं है। इंडिया का जो हिस्सा पहले से बढ़ता चला आ रहा है, लेकिन इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं, एक्सपोर्ट कम बढ़ते आ रहे हैं। दोनों बढ़ ही रहे हैं, लेकिन रेट जो है बढ़ने का वो एक्सपोर्ट का कम है, इम्पोर्ट का ज़्यादा है। एक्सपोर्ट करना मतलब क्या? चीज़ों को यहाँ से बाहर भेजना। और इम्पोर्ट करना मतलब क्या? चीज़ों को बाहर से अंदर लेकर के आना। इतना आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो गया है। मैंने जस्ट एक रफ एक ओवरव्यू दे दिया कि भाई अब तक हमने क्या क्या इसमें सीखा है। शुरुआत करें 9.7.2 से। कि आपका इंडिया का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। राइट, इस सेक्शन में सबसे मेन चीज़ जो हम सीखेंगे कि इंडिया का ट्रेड है किस प्रकार का, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड 1951 में था तो इंडिया तब कम डेवलप्ड था, लेस डेवलप्ड था। उसका प्रोग्रेस धीरे धीरे 1980 में आते आते वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी बन गया, और आज भी हम एक फास्ट डेवलपिंग और एमर्जिंग इकोनॉमी का टाइटल हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कि भाई इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है या एमर्जिंग इकोनॉमी है, ये टाइटल अभी भी इंडिया को मिला तो है, बट इंडिया उस पर खरा नहीं उतर रहा 2000 के बाद। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सारे सेक्टर्स में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसको दूसरी भाषा में बोलें तो एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री, ये 3 सेक्टर्स होते हैं। तो ये तीनों सेक्टर्स आपके उसमें इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। 1950 से लेके 1960 के जो 10 साल थे, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं था। फूड ग्रेन जो है हमको इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, क्योंकि खाने को तो चाहिए। डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स भी होते थे। डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स क्या होते हैं? उन चीज़ों को मंगवाना जिससे आपकी इंडस्ट्रीज अच्छे से बन सकें, अच्छा, और आपके यहाँ ग्रोथ हो सके। ये ग्रोथ से आपकी डेवलपमेंट होगी, यानी आपका देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि मशीन मंगवाना, कैपिटल किसी से लेना, किसी से टेक्नोलॉजी लेना। इंडिया सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जापान से लेता है। नो हाउ यानी किस चीज़ को कैसे करना है। स्पेयर पार्ट्स यानी कि अलग अलग गाड़ियों के पार्ट्स, मशीन्स के पार्ट्स, ये सब जो डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स हैं ये भी बहुत होते थे। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में प्राइमरी गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होता है, यानी कि नॉर्मल गुड्स जो है वो बेचे जाते हैं। टी, कॉफ़ी, जूट और मिनरल्स, ये सब चीज़ें इंडिया से पहले बेची जाती थी।
और इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट बहुत कम होता था। इंडस्ट्रियल गुड्स यानी वो गुड्स जो इंडस्ट्री में बन रहे हैं उनका एक्सपोर्ट बहुत कम होता था। जब कोई कंट्री डेवलप करना शुरू करता है तो इम्पोर्ट जो है इसका फूड ग्रेन्स का वो कम होने लगता है, राइट। फूड ग्रेन्स पे अभी हम अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम फूड ग्रेन्स बहुत रेयरली इम्पोर्ट करते हैं, हम लोग खुद पे निर्भर हैं फूड ग्रेन्स के लिए। प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें मतलब टोटल एक्सपोर्ट्स में प्राइमरी सेक्टर से कोई एक्सपोर्ट नहीं होता। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, वहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं होता या कम होते चला जाता है। इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ते चला जाता है। ये ट्रेंड जब देखा जाता है तो कब देखा गया था हमारे इंडिया में? इंडिया के 70s और 80s में देखा गया था ये ट्रेंड। जब कोई कंट्री और आगे डेवलप करता है तो वो इम्पोर्ट को मेंटेन करके चलता है। ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाएगा, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज को बनाएगा जो इम्पोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए करे कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना और कैसे अपनी एक्टिविटी को बड़ा करना है। यानी ये वो इम्पोर्ट है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, खर्चा नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। इसका एक एग्जांपल दें तो इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल्स या स्पेयर पार्ट, पेट्रोल, न्यू टेक्नोलॉजी, इन सब का इम्पोर्ट हमारे यहाँ पर बढ़ा था और इसके साथ-साथ हमारे यहाँ पर आगे डेवलपमेंट भी होने लगा। 1991 के बाद एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का नेचर एकदम बदल गया है इंडिया में। फूड ग्रेन्स और बाकी के एग्रीकल्चरल गुड्स और बाकी के कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट हम लोग बहुत कम करते थे, डिक्लाइन हो गया था इनका इम्पोर्ट। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, जूट, ये सारे एक्सपोर्ट्स भी बंद होने लगे थे, जबकि इंडस्ट्रियल गुड्स और नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। एग्जाम्पल है एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। 1961 में फूड इम्पोर्ट्स का जो शेयर था हमारे यहाँ पर वो 19.1 था, जो 14-15 में सिर्फ 3.9% होकर के रह गया। यानी चीज़ों को, खाने की चीज़ों को हम पहले 19% हम मंगवाते थे, अब वो सिर्फ 3.9 यानी रफली 4% पे आ गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है ग्रेन्स पे या बाकी की खाने पीने की चीज़ों पे सेल्फ रिलायंट हो गया है, अपने ऊपर निर्भर है, अपने आप ही अपने लोगों को खाना खिला सकता है। डेवलपमेंट होने लगा है हमारे इंडिया में और इंडिया कैपिटल और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बनाने लगा है और इन सारी चीज़ों का इम्पोर्ट भी हमारे यहाँ अब बंद होने लगा है। एग्जाम्पल है कार्स, लग्जरी आइटम्स, ये सब चीज़ें अब इंडिया में बनती है तो बाहर से नहीं मंगवाई जाती। 1960-61 में कैपिटल इंटेंसिव का जो गुड्स का इम्पोर्ट था इंडिया में वो 31.7% था, जो 2014-15 में 9.8% हो गया। नई नई चीज़ें 1960-61 में 2.2% जो है नई नई चीज़ें मंगवाई जाती थी, इम्पोर्ट करी जाती थी और अब ये बढ़ कर के 46.5% पे हो गया। न्यू गुड्स जो है उनका इम्पोर्ट आपके यहाँ बढ़ने लगा है। सिमिलर वे में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट का भी बदलाव होने लगा है। पहले प्राइमरी सेक्टर्स जो थे वो 1960-61 में प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर यानी फूड ग्रेन्स का जो एक्सपोर्ट होता था वो था 44.2%। अब वो एक्सपोर्ट हो गया सिर्फ 12.3%, जहाँ पर टी, कॉफ़ी और इन सब का एक्सपोर्ट जो है 19.3% से सिर्फ 0.2% हो गया और जूट का जो एक्सपोर्ट है वो भी 21% से 0.2% हो गया, यानी कि ना बराबर है। सिमिलरली लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं उनका शेयर हमारे एक्सपोर्ट में पहले 4.4 होता था, अब वो 1.3 हो गया है। टेक्सटाइल का जो आपका एक्सपोर्ट था वो पहले 10% था, अब वो 2% हो गया इसी पीरियड में। इसके बदले में रेडीमेड गारमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने लगा, 0.1% से 5.4% हो गया। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी कि जो चीज़ें बनी बनाई हैं उनका जो पहले आपका एक्सपोर्ट होता था 45.3%, अब वो हो गया 66.7%। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जो है पहले सिर्फ 1.1% होता था, अब वो हो गया 18.5%। नेक्स्ट इसका जो आता है पार्ट वो है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड जा किस डायरेक्शन में रहा है। इंडिया का फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन मतलब क्या कि इंडिया का किस नेशन के साथ कैसा ट्रेड रिलेशन है, हमारे जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज हैं उनके साथ कैसा उसका रिलेशन है।
कौन-कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसे ट्रेड रिलेशन को बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए? अलग-अलग कंट्री की अलग-अलग चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें देखें अगर तो सबसे पहला कि अगर हम अच्छे खासी वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोडक्शन करने में हम काबिल हैं कि नहीं, सक्षम हैं कि नहीं। हमारे बाकी के सारे कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए। मतलब आपको पता होगा एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कभी-कभी कोई ट्रीटी साइन करता है, कोई बॉन्ड साइन करता है, कुछ ऐसा साइन करता है तो उसके साथ आपको अच्छे से उसको अवॉइड करना है। ये सारी रिलेशनशिप्स में ये सारी बातें आती हैं, राइट? कैसे आप उनके साथ एक एंगेजमेंट आप करने के लिए रेडी हो। एंगेजमेंट को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, उनकी आर्मीज़ एक साथ काम करती हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स एक साथ काम करते हैं। कैसे आप प्रॉपर सेल फैसिलिटी और ट्रेड मैकेनिज़्म को वहाँ पर आप सेट कर सकते हो, या क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है उसको करने के लिए? आपके पास चीज़ें बचें एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ेंगी और वो आप कर पाएँगे कि नहीं? इंडिपेंडेंस के बाद हमारा ट्रेड सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के साथ होता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के साथ पहले ही हमारा ट्रेड एस्टेब्लिश्ड था। 1960-61 में 19% हमारा इम्पोर्ट जो है वो इंग्लैंड से आता था। 2007 के बाद ये सिर्फ 2% होकर के रह गया। इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग यूएसए पे बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट थे। 60-61 में हमारे इम्पोर्ट्स जो हैं वो यूएसए से 29% आते थे, जो 2007 के बाद सिर्फ 8% हो गए। इन पूरे सालों में ओपीईसी यानी इन सारे चीज़ों में जो आपके पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, तो ओपीईसी यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, उसके तहत हम लोग पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे। और ये हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जिसको हम बोल सकते हैं, इसका इम्पोर्ट हमारे यहाँ पर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट हो रहा था, तो उन चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इंडिया के रशिया के साथ बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप्स थे, बहुत अच्छा एक संबंध था रशिया के साथ। और इंडिपेंडेंस के बाद हमारा रशिया से काफ़ी माल सामान आता था, इम्पोर्ट हम करते थे, जो 1980 के बाद घट गया क्योंकि रशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, यानी कि वहाँ का मार्केट जो है वो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, तो उसके बाद हमारे इम्पोर्ट रशिया से घट गए। और फिर उसके बाद जो हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स यानी कौन, जो पहले हमारे पार्टनर्स रहे थे, उनके साथ हमारा ट्रेड धीरे धीरे घटते चला गया। लेकिन दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड हमारा बढ़ गया, स्पेशली कौन से कंट्रीज, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज थे, वहाँ पर हमारा ट्रेड बढ़ने लगा। हमारे इम्पोर्ट्स बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज में से हमारा कितने हम खरीदते थे, 11.8%। पूरा इम्पोर्ट का 11.8% इम्पोर्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्री से आता था। कब? 1960-61 में, जो 2007-8 में 32% हो गया, और लास्टली 2014-15 के डेटा के हिसाब से 59% इम्पोर्ट हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज से आता था। सिमिलरली 1960-61 में इंडिया इंग्लैंड को 26.8% एक्सपोर्ट करता था। हमारे टोटल एक्सपोर्ट में से 26.8% यानी अप्रोक्सीमेटली 27% इंग्लैंड को जाता था, जो अब 2007-8 में सिर्फ 4% होकर के रह गया। सेम पीरियड में इंडिया यूएसए को पहले 16% एक्सपोर्ट करता था, जो अब 12.7% हो गया, यानी 2007-8 में 12.7% हो गया। और रशिया में पहले 1960-61 में 4.5% जाता था, 2007-8 में 0.6% हो गया। इसके ऑपोजिट हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं ओपीईसी को, यानी हम भी पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड क्रूड ऑयल इन सबको एक्सपोर्ट करते थे, तो वो 4.1% था। टोटल एक्सपोर्ट में 4.1% पेट्रोलियम के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते थे, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2007-8 में ये 16% हो गया। और डेवलपिंग कंट्रीज को हम सिमिलरली, डेवलपिंग कंट्रीज को पहले कितना एक्सपोर्ट करते थे, 14.8% करते थे। 1960-61 की बात हो रही है। 2007-8 में ये एक्सपोर्ट हो गया 42.6%, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। हमारे टोटल जो एक्सपोर्ट्स होते थे, उसमें से एशियन कंट्रीज में ही सिर्फ 50% चला जाता था 2014-15 में, यानी हमारे एशिया के अंदर ही 50% एक्सपोर्ट होता था, बाकी का 50% एशिया से बाहर जाता था।
इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने बहुत सारी कोशिशें अच्छी खासी करी अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने की और अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ने की। ये जो क्लासिफिकेशंस करे हैं, ये नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रेड बदल गया। इसके बाद इस पूरे डेटा से ये पता चलता है कि ट्रेड का डायरेक्शन 2007-8 के बाद बदल गया। एक यहाँ पर टेबल दिया है कि इंडिया का कितना इंपोर्ट होता था, किस पर्टिकुलर रीजन से होता था, और ये डेटा है आपका 2014-15 का। एशिया से हम लोग इंपोर्ट करते थे 59%, ऐसे यूरोप है 16%, अफ्रीका का 8%, ऐसे करते करते टोटल 100% हमारा इंपोर्ट इन्होंने बता दिया। और यहाँ पर ही उसका उन्होंने पाई चार्ट बनाया है जिसके अलग अलग सिंबल्स दिखाए हैं। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमारा अगर हम देखें तो वो आता था एशिया से, राइट। और सेम तरह से यहाँ पर उन्होंने एक्सपोर्ट्स बताए हुए हैं, वो भी अगर आप देखेंगे तो एशिया में ही सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते थे। हमारे जो चीजें बिकती थी वो सबसे ज्यादा एशिया में बिकती थी। सेकंड नंबर पे आता है यूरोप, और फिर धीरे धीरे वो चीजें घटती चली गई। ये सोर्स आपका है एग्जिम बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2015-16 का ये डेटा है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो ये है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब सबसे पहले इसको शुरुआत करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता क्या है। आप जितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी देश से इम्पोर्ट करेंगे तो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उसी उसी कंट्री से एक्सपोर्ट भी करेंगे, मतलब उसी कंट्री को आप कुछ बेचेंगे भी, तो बैलेंस हो जाएगा, राइट। आपकी चीजें वहां गई और वहां से चीजें आई। हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट उनको आपको देना हो या आपको उनको देना हो, जो बैलेंस का अमाउंट होता है वो आप उनको देंगे। इसका सेकंड एक मीनिंग ये भी है कि आपका कंट्री तब सही माना जाएगा जब आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर हो। अच्छा, बराबर हो तो ठीक है, सिचुएशन हैंडल करी जा सकती है। इम्पोर्ट अगर ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट अगर कम हो गया, तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि पेमेंट ज्यादा करना है, इनकम कम आ रही है। और इसका वाइस वर्सा अगर हो गया, मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, इम्पोर्ट कम है, तो आपका कंट्री अच्छा ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ आपको सामने वाले को पेमेंट कम करनी है और सामने वाला आपको देगा ज्यादा, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है। चलो शुरुआत करें इसका। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक अकाउंट होता है जिसमें हमारे कंट्री के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उनकी वैल्यू बताई जाती है पूरे वर्ल्ड के साथ। गुड्स और सर्विसेज जब हमने डील करा, तो कैसे हम पेमेंट्स या कैपिटल या एसेट्स, जो भी हमारा जितना भी होता है, बैलेंस शीट आपको पता होगा क्या होता है, आप 12th में हो। तो ये एक तरह का बैलेंस शीट है, अकाउंट है एक तरह का, जो आपको बताएगा कि आपने क्या क्या करा, कितना पेमेंट होना है, कितना पेमेंट आना है। एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ये, जिसके अंदर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू बताते हैं, और वो भी सिर्फ किसकी, टैंजिबल और इनटैंजिबल गुड्स की, ड्यूरिंग अ ईयर। हर साल आपके अकाउंट्स बनते हैं, सबको पता है। टैंजिबल और विजिबल गुड्स क्या होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिजिकल एक्सिस्टेंट होता है उनका। इनटैंजिबल और इनविजिबल क्या होता है, सर्विसेज, उनको आप सिर्फ फील कर सकते हो। वट एवर आई एम गिविंग यू राइट नाउ, दैट इज अ काइंड ऑफ सर्विस। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक उसमें एक क्रेडिट एंट्री होगी और एक डेबिट एंट्री होगी। डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, ये आपको पता है, आप 12th में हैं ऑलरेडी। जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो क्रेडिट में होती हैं, यानी जो भी आपका बाहर से आना है, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, तो जो आना है वो क्रेडिट एंट्री होती है, और सारी जो पेमेंट्स हैं जो हम करेंगे उनको, वो सारी डेबिट एंट्री में होती है। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखें तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। ये मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया। बैलेंस मतलब क्या होगा, जब आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल होगा, इसका मतलब आप बैलेंस पे चल रहे हैं, यानी आपका इम्पोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तब अनबैलेंस हो जाएगा जब क्रेडिट और डेबिट दोनों नॉट इक्वल हैं, अनइक्वल हैं। क्रेडिट कम है या ज्यादा है, डेबिट कम है या ज्यादा है, जो भी है। जब पेमेंट ज़्यादा हो और रिसिप्ट्स कम हो, यानी जब क्रेडिट साइड आपकी कम हो और डेबिट साइड ज़्यादा हो, मतलब ये एक डेफिसिट है। डेफिसिट यानी कमी है, राइट। आपके पास पैसों की कमी होती चली जाएगी आगे चल के। अगर रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं, पेमेंट्स जो है वो कम है, इसका मतलब अगर क्रेडिट ज़्यादा बड़ा है और डेबिट ज़्यादा छोटा है, तो आपका सरप्लस है, आपका बढ़ेगा, राइट। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट सही होता है, बैलेंस होना ही चाहिए। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, रियलिटी में कभी डेफिसिट होता है और कभी सरप्लस होता है। अमेरिका का कभी भी डेफिसिट नहीं होता, हमेशा सरप्लस ही होता है, और इंडिया में बहुत बार डेफिसिट होता है।
नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। हम सबको पता है करंट और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। आपको ये भी पता होगा कि दो टाइप के इनके भी सिस्टम्स होते हैं। कई बिजनेसमैन सिर्फ करंट अकाउंट से अपनी डील करते हैं। कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो ऐसे का ऐसा रहता है पूरा साल, उसको हमने बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और दूसरा मेथड होता है कि आपका कैपिटल अकाउंट से ही आपकी चीजें डेबिट क्रेडिट हो रही है, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। करंट अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज जो है वो डलती हैं किसकी, जो भी आपने टेंजिबल गुड्स का ट्रेड करा, वो जो भी आपके रिसिप्ट्स हैं एक्सपोर्ट में से वो क्रेडिट एंट्री में जाएगा, जो आपका पेमेंट है वो आपका डेबिट एंट्री में जाएगा। टोटल किया जाएगा इस करंट अकाउंट का और उसको अपने बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर पेमेंट आपकी ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है तो आपका यहाँ पर डेफिसिट आएगा, यानी कि कम होगा। वाइस वर्सा कर दे, उल्टा कर दे, यानी पेमेंट आपका कम है और इनकम ज़्यादा है तो आपका सरप्लस कहलाएगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबको पता होगा। यहाँ पर डेफिसिट मतलब लॉस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट। ठीक है। ट्रेड इनविजिबल और सर्विसेज, यानी जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, राइट, उनको अपने यहाँ पर अगेन जो इनकम है वो क्रेडिट साइड पे डालेंगे, जो पेमेंट है वो डेबिट साइड पे डालेंगे, दोनों का प्लस करेंगे तो उसको अपने बोल देंगे करंट अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होती हैं, जो एसेट और लायबिलिटी पे खर्चा होता है, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ आएंगी। एग्जाम्पल है बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, कैपिटल लोन और बाकी के सारे जो फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्म होते हैं वो सब यहाँ पर डाले जाएंगे। करंट अकाउंट और टोटल अकाउंट को प्लस कर देवे अपने तो वो हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले वाले को प्लस करेंगे तो करंट अकाउंट बैलेंस, दूसरे वाले को प्लस करेंगे तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस, दोनों को प्लस करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। डन। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप को असर दे सकता है। वो फैक्टर्स जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे असर करते हैं, कैपिटल पे, कैपिटल के मूवमेंट पे असर करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मूवमेंट पे असर करते हैं। चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग, लेंडिंग मतलब सामने वाले को लोन देना एक कंट्री में, ये सारी चीजें हैं जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर डालती हैं। और डेफिसिट या सरप्लस जो भी आपका आया, आइदर लॉस और प्रॉफिट जो भी आया, वो ही इन सारे फैक्टर्स फैक्टर्स को खड़ा करता है। अगर आपका डेफिसिट होगा तो आपको लोन लेना पड़ेगा, अगर आपका सरप्लस होगा तो आप लोन दे पाएंगे। डन। ये सारे फैक्टर्स का जो असर है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका कंट्री कितना आगे बढ़ा हुआ है, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ हुआ है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, exchange rates, prices of tradable goods in home country and in foreign countries। जो आपके आपने जो गुड्स यहाँ बेचे उनका प्राइस यहाँ क्या है और वहाँ क्या है, कौन कौन सी वेराइटी है और क्या क्वालिटी है आपके गुड्स की। इनएविटेबल इम्पोर्ट्स, यानी ये वो इम्पोर्ट्स हैं जो हमको करने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पेट्रोलियम इम्पोर्ट करता ही है क्योंकि उसका उसके यहाँ जितना बनता है वो सफिशिएंट नहीं है। सिमिलरली दुबई इम्पोर्ट करेगा, मतलब करेगा पानी को, यूएई में पानी नहीं पाया जाता है तो वहां पर पानी को इम्पोर्ट किया जाता है। आपके कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आपके कंट्री में ट्रेड पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब बाधाएं लगाते हैं ना सरकार जो भी है। और ट्रेड को सपोर्ट करने वाले कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जिसको हम कॉमर्स कहते हैं, और कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप अगर देखें तो इस साइड रिसिप्ट्स हैं, इस साइड पेमेंट है और इस साइड आपका बैलेंस है। एक्सपोर्ट देखें तो 200 करोड़ रुपए है, और इम्पोर्ट अगर हम देखें तो वो है आपका 300 करोड़ रुपीज, तो आपका डेफिसिट हो गया 100। अब आपका सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और यूनिलेटरल रिसिप्ट्स वो कुल मिला करके 600 है। और सिमिलरली जितनी आपने सर्विसेज बाहर से मंगवाई, इन्वेस्टमेंट आपने करी और यूनिलेटरल पेमेंट्स जो आपने करी वो है 800, तो कुल मिला करके अगेन 200 आप माइनस में चल रहे हैं, राइट। अब इसका वो देखें, कैपिटल अकाउंट देखें। अच्छा, एक और सिस्टम है जो आपको पता होना चाहिए, करंट अकाउंट में 1 ईयर के अंदर की एंट्रीज आती हैं, कैपिटल अकाउंट में मोर देन 1 ईयर के अंदर जो भी एंट्रीज होती हैं वो आती हैं। तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लेंडिंग है वो सब यहाँ पर आएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लेंडिंग, सेल ऑफ गोल्ड, परचेज ऑफ गोल्ड,
ये आपका देखें तो आपने कुल मिला के आपकी रिसिप्ट्स है 400 और आपका जो पेमेंट है वो है 200, मतलब अभी आप 200 प्लस में चल रहे हैं। और लास्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें तो वो ज़ीरो हो गया, क्यों? क्योंकि ऊपर हम 200 माइनस में थे, यहाँ हम 200 प्लस में हैं। डन। रियलिटी में आपका डेफिसिट या सरप्लस हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी। लास्ट जो आपका कंसेप्ट आता है वो है आपका कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है वो देखें। जब कोई इंडिया का टूरिस्ट फॉरेन कंट्री को विजिट करता है तो वो वहाँ कोई भी चीज़ खरीदेगा अगर, तो वो उसको इंडियन रुपी में नहीं मिलेगी, उनको उस कंट्री की करेंसी चाहिए। सिमिलरली जब कोई इंडिया का इम्पोर्टर बाहर से चीज़ों को अंदर ऑर्डर करता है तो उसको पेमेंट उस कंट्री के करेंसी में करना पड़ेगा, या तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी में करना पड़ेगा जो है आपका डॉलर। दैट तो आपको ये एग्जांपल है कि इंडिया को डिमांड है फॉरेन करेंसी की, क्योंकि हम बाहर जाएंगे, हम बाहर से मंगवाएंगे तो हमको बाहर की करेंसी चाहिए। सिमिलरली फॉरेन को किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फॉरेनर्स को इंडिया की करेंसी की ज़रूरत होगी। जब कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आएगा तो उसको इंडिया की करेंसी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर कोई डॉलर तो उससे लेगा नहीं, या यहाँ पर कोई पाउंड उससे लेगा नहीं, यूरो नहीं लेगा। और इसीलिए ऐसे टूरिस्ट और ट्रेडर्स जो होते हैं वो बैंक या तो फिर जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड करेंसी ट्रेडर्स होते हैं उनको वो अप्रोच करते हैं और उनकी करेंसी को अपनी करेंसी में वो बदलवाते हैं, राइट? यानी जो मान लीजिए वो बाहर से आया तो वो इंडियन रुपी में उसको कन्वर्ट करवाएगा, और अगर इंडिया का इंसान बाहर गया तो वो बाहर की करेंसी में उसको कन्वर्ट कराएगा। इस कन्वर्जन को एक पर्टिकुलर रेट पे किया जाता है उस टाइम पे। ये अलग अलग मिनटों में भी सेकंडों में भी बदलते रहता है। इसको अपने बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब आपकी फॉरेन करेंसी कितनी आपको मिलेगी आपकी डोमेस्टिक करेंसी के बदले। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो होम करेंसी आपको चाहिए अगर आप फॉरेन करेंसी खरीदना चाहते हैं तो। अगर मैं इंडियन हूँ तो मुझे इंडियन रुपी चाहिए अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो, राइट? जिस रेट पर एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी में बदली जा सकती है उसको अपने बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट प्राइस है। क्यों? क्योंकि आपने डोमेस्टिक करेंसी दे करके फॉरेन करेंसी को खरीदा। एक कंट्री के लिए एक्सचेंज रेट जो है उसका मतलब 1 रुपए के बदले उनका कितना यूनिट हमको मिलेगा। हमारा अगर हम 1 रुपया देखें तो एक भी डॉलर नहीं मिलेगा, 80 रुपए के बदले 1 डॉलर है, तो 1 डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो इतने यूनिट्स जो हैं वो तय होते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो होम करेंसी चाहिए अगर आप सामने वाले का करेंसी खरीदना चाहते हैं तो। यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया, अगर आप US$1 खरीदना चाहते हैं तो आपको 60 रुपए चाहिए। इसका मतलब अगर आप 1 डॉलर खरीदेंगे तो अ प्राइस ऑफ 60 रुपीज यू हैव टू पे। एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा इसका मतलब इंडिया की करेंसी का वैल्यू घटेगा इंटरनेशनल मार्केट में। और अभी अगर हम देखें इंडिया का जो रुपी है वो पे करना पड़ता है फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए। इसका मतलब अगर फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव हो गया तो इंडिया के रुपी की वैल्यू गिर जाएगी। इनिशियली अगर मान लीजिए US$1 60 रुपीज़ है, एक्सचेंज रेट अगर बढ़ गया US$1 हो गया ₹65 का, तो इंडिया वाले को 5 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे सामने वाले को। हावेवर अगर हम बोलें राइज और फॉल जो है किसी करेंसी के बीच में ये टाइम गैप भी देखा जाता है, राइट? प्राइजेस ऑफ गुड्स जो हैं अलग अलग कंट्री में उसी टाइम का देखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर एक इसकी बिडिंग हम इसको बोल सकते हैं कि आज अगर मैंने बुक कर लिया कि मुझे $50 चाहिए तो वो $50 मुझे आज ही के रेट पे मिलेंगे, राइट? तो ये आपका एक टाइम गैप इसमें देखा जाता है। कभी कभी जो एक्सचेंज रेट्स ओपन मार्केट फोर्सेस में जो होते हैं, या कभी कभी सरकार भी एक्सचेंज रेट को असर कर सकती है या उसको बदल सकती है। कैसे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बदलने के लिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर आपको बढ़ाने या घटाने हैं तो आपका रेट पे बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो रुपये का वैल्यू घटेगा, तो डिमांड इंडिया के इंपोर्ट की घटेगी। लोग इंडिया की चीज़ों को खरीदना नहीं पसंद करेंगे। इंपोर्ट्स बाय इंडिया जो है वो धीरे धीरे घटेगा और इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो
बढ़ जाएंगे, इंडिया दूसरों को बेचेगा फिर अच्छे से। अगर यूएस डॉलर 60 रुपीज से 65 हो गया तो इंडियन इम्पोर्टर को 65 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर मैं बाहर से कुछ मंगवा रही हूँ तो पहले मुझे उसको 60 रुपए देने पड़ रहे थे $1 के बजाय, अब मुझे उसको 65 रुपए देने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, इम्पोर्ट जो है आपका धीरे धीरे गिर जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं सामने वाला जो इंसान है वो क्यों एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, क्योंकि अब मुझे बेचने में इंटरेस्ट आएगा। पहले मैं 60 रुपए मुझे मिल रहे थे, अब मुझे 65 रुपए मिल रहे हैं। और सेम होता है, रिवर्स होता है, जब इंडिया का एक्सचेंज रेट गिरेगा तब इंडिया का एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सही होगा, और घटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।